वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे हैं पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी और इसका बेसिक हम पढ़ चुके हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्यों होता है, कॉजेस वगैरह और उसमें इक्विलिब्रेशन। अब वहां पे एक और कॉज आया था एज। तो पियाजे बताता है एज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, या बायोलॉजिकल मैचुरेशन की एज बढ़ने के साथ साथ आपका जो ब्रेन डेवलप होता है उसका बहुत कंट्रीब्यूशन है आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो पियाजे बताता है कि एज बढ़ने के साथ साथ बच्चों की थिंकिंग डेवलप होती है और उसी को पियाजे एक्सप्लेन करते हैं स्टेजेस में। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पियाजे की डेवलपमेंट की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस, और देखेंगे कि पियाजे क्या बताते हैं कि डेवलपमेंट कैसे होता है स्टेजेस में। तो 4 स्टेजेस पियाजे ने दिए हैं, वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि सबके अंदर पियाजे क्या क्या बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्टेज जो पियाजे ने दी है और उस स्टेज का नाम है, सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि है जन्म से लेके 2 साल तक। तो पियाजे के अकॉर्डिंग सबसे पहली स्टेज जो है वो जन्म से स्टार्ट होती है और 2 साल तक चलती है और उसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। अब देखिए हमें हर स्टेज में पढ़ना क्या है। हमें हर स्टेज में पढ़ना है कि जो स्टेज का नाम है वो नाम क्यों है, और फिर उस स्टेज में उस एज का बच्चा क्या क्या कर पाएगा, मतलब थिंकिंग का क्या क्या टास्क कर पाएगा जिससे हमें आइडिया लगे कि बच्चे की थिंकिंग इतनी डेवलप हो गई। तो सबसे पहले तो इसके नाम का अर्थ देखते हैं। इसमें वर्ड आ रहे हैं 2, सेंसरी मोटर। तो एक वर्ड तो आ रहा है सेंसेस, इंद्रियां, और दूसरा आ रहा है मोटर। मोटर मतलब मसल्स की मूवमेंट, मोटर एक्शंस। तो जो आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा है मोटर स्किल्स क्या होते हैं। पियाजे बताता है कि ये बच्चा इतना छोटा है कि लैंग्वेज तो उसको आती नहीं। देखिए जब बच्चा पैदा हुआ तब उसको भाषा तो नहीं आती थी ना, 2 साल तक आते आते आएगी भाषा, और वो भी पूरी तो नहीं आती है। तो बच्चे को लैंग्वेज तो आती नहीं। तो अगर आप उसको कुछ बोलो, मतलब सोशल इंटरेक्शन हम करें, उसके साथ बैठ के बातचीत करें, उसको ज्ञान दे, तो क्या ज्ञान वो ले सकता है? नहीं ले सकता भाई, उसको लैंग्वेज नहीं आती। तो वो दुनिया के बारे में समझता कैसे है? और पियाजे ने एक चीज ये भी बताई थी, फिजिकल एक्टिविटी, जो हम फिजिकल वर्ल्ड के साथ जो एक्टिविटी करते हैं उससे। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज यही बता रहा है कि छोटा बच्चा अपने आसपास की दुनिया के साथ एक्टिविटीज करता है और उन एक्टिविटीज से वो सीखता है, बट उन एक्टिविटीज को करने में उसको हेल्प मिलती है उसकी इंद्रियों से और उसकी गतिक क्रियाओं से। तो बच्चा अपने मोटर एक्शंस, मसल्स को यूज करके जो एक्टिविटीज करता है, अपनी सेंसेस मतलब देखना, सुनना, छूना, जो टच करना है, इन सब से जो सीखता है वही है फर्स्ट स्टेज, इस एज के बच्चे का थिंकिंग डेवलप होने का कारण। तो पियाजे के अकॉर्डिंग थिंकिंग सिर्फ और सिर्फ आपकी इंद्रियों से और आपकी गतिक क्रियाओं की मदद से डेवलप होती है, और इसलिए स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस एज के बच्चे की थिंकिंग सिर्फ सेंसेस से डेवलप होती है, मतलब उसका सोचना आंखों, कानों, त्वचा वगैरह की वजह से होता है। उसका सोचना जो है मोटर एक्शंस की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसा आप कह सकते हो। अब देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके पास होता क्या है? उसके पास होती है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस क्या है? अब ये मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट में बताया था। रिफ्लेक्स क्या होता है? एक बच्चा उसके साथ पैदा होता है, जैसे कि अंगूठा चूसना एक रिफ्लेक्स है। तो बच्चा जो है वो लेटा हुआ है, मान लो 2 घंटे पहले ही वो पैदा हुआ है, लेटा हुआ है, और उसका अंगूठा अपने आप जाएगा मुंह के अंदर और उसको चूसना शुरू कर देगा। दिस इज रिफ्लेक्स। ऐसे एक बच्चा, उसकी हथेली ऐसी है, इसमें आप अपनी अगर उंगली रखोगे तो ये हथेली बंद हो जाती है। बच्चा जानबूझ के बंद नहीं करता, अपने आप बंद होती है जब इसके अंदर कुछ रखा जाता है। तो ये है ग्रैबिंग या ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स। ऐसी अभी जो रिफ्लेक्स आप में बाकी है वो है आंखों की पलकों का झपकना। तो जब बच्चा पैदा हुआ, 0 मतलब बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी, उसमें रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो पहली स्टेज में बच्चे के रिफ्लेक्सेस होते हैं, बट देखा गया 2 साल तक आते आते बहुत सारे रिफ्लेक्सेस खत्म हो जाते हैं। जैसे अंगूठा चूसने वाला अब रिफ्लेक्स नहीं रह जाता, जो बच्चे 2 साल तक अंगूठा चूस रहे हैं वो आदत है। ठीक है, ऐसे ही ये वाला रिफ्लेक्स, ग्रैस्पिंग वाला, खत्म हो जाता है। कुछ रिफ्लेक्सेस बचे रह जाते हैं, जैसे कि आंखों की पलकों का झपकना, बट ये पूरी लाइफ टाइम बचे रहने वाले रिफ्लेक्सेस हैं, ये खत्म नहीं होते। तो मैक्सिमम रिफ्लेक्सेस इसके खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि अब मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। अब बच्चा अपनी मांसपेशियों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करेगा। ऐसा केस नहीं है कि उसको पता ही नहीं चला कि मैंने हाथ बंद किया, तो उस केस में तो बच्चा अपने आप नहीं करता है। तो बच्चे के रिफ्लेक्सेस खत्म होते हैं और मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको इसमें लिखनी है, रिफ्लेक्स एक्शंस एंड्स। तो बच्चे के रिफ्लेक्सेस खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चा है वो रिफ्लेक्सेस से अब अलग जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो बच्चे के रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं खत्म। अब रिफ्लेक्सेस खत्म हो रहे हैं तो डेवलप क्या हो रहा है? देखिए डेवलप हो रही है सेंसेस और मोटर स्किल्स, और इनकी वजह से दुनिया को समझना। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि कैसे बच्चे दुनिया को समझते हैं अपने मांसपेशियों की वजह से और अपनी इंद्रियों की वजह से। एक बच्चा है
वो मान लो 6 महीने का है, घुटनों के बल चलना सीख गया और खड़ा होना सीख गया, या 1 साल का मान लो, चलो खड़ा होना सीख गया, घुटनों के बल चलना उसको आता है, तो खड़ा भी हो जाता है कोई चीज पकड़ के। अभी बच्चा घूम रहा है, मतलब घुटनों के बल चल रहा है घर में, और ये चलते चलते पहुंच जाता है टेबल के पास, घर में जो सेंटर टेबल होता है उसमें। अब उस टेबल को पकड़ के खड़ा हो जाता है। अब देखता है कि घर वाले आ रहे हैं, हम देख रहे हैं मम्मी आ रही है, मम्मी दूध का पतीला लेके आ रही है, मम्मी ने दूध का पतीला टेबल पे रखा क्योंकि ऊपर पंखा चल रहा है, और पतीला रख के चली गई क्योंकि ठंडा हो रहा है। अब बच्चे ने देखा यहाँ कुछ लाके रखा है, बच्चा क्यूरियस है, क्या लाके रख दिया भाई मेरे सामने, मतलब मेरे लिए कुछ लाके रखा है, बच्चा तो क्यूरियस है, तो बच्चा उसको ना छूने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। उसके पापा देख लेते हैं, उसके पापा देखते हैं कि ये इसको छूने की कोशिश कर रहा है, पापा उसको दूर से ही मना करते हैं, बेटा उसको मत छुओ गर्म है। बच्चे ने देखा पापा इसकी तरफ इशारा करके कुछ कह रहे हैं, उसको पूरी तरह से तो लैंग्वेज आती नहीं, समझ तो आया नहीं कि पापा इसकी तरफ इशारा करके क्या कह रहे हैं। उसको डाउट होता है कि पापा कह रहे हैं छू ले, तो उसको तो शायद ऐसा भी लग सकता है। बच्चा छूने के लिए हाथ बढ़ा रहा है और छू लेता है। अब जब बच्चा छू लेता है तब उसे पता चला नहीं छूना था, पापा मम्मी यही मना कर रहे थे कि नहीं छूना है। उसको तो छूने के बाद पता चला ना। तो हुआ क्या, बच्चे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये हाथ आगे बढ़ाना क्या है, मोटर एक्शन है ना। जब छुआ तो गर्म फील हुआ, हाथ जल गया, पीछे खींच लिया, ये क्या है, सेंसेस। अब बच्चे को पता है ये नहीं छूना, मतलब ये छूना नहीं था। अब अगले दिन अगर ऐसा हुआ कि दूध का पतीला लाके उसके सामने रखा गया, अब नहीं छुएगा वो। तो 3-4 मतलब एक ही अनुभव से आगे किसी भी जगह ऐसा हो, मतलब 3-4 महीने बाद भी ऐसा हो कि दूध का पतीला रखा है, बच्चा उसको नहीं छुएगा। बच्चे को अपनी इंद्रियों की वजह से और अपनी गतिक क्रियाओं की वजह से दुनिया की समझ डेवलप हुई कि ये गर्म चीज होती है, इसको नहीं छूना चाहिए, है ना। तो दुनिया की समझ कैसे डेवलप होती है, इंद्रियों से और मोटर एक्शन से, इसलिए स्टेज का नाम सेंसरी मोटर स्टेज है। अब यहाँ पे देखो एक चीज हुई है बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे ने छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, है ना। इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे बहुत करते हैं। दूर कहीं खिलौना पड़ा है उसकी तरफ इशारा करेंगे, घुटनों के बल चलकर जाएंगे, उसे उठाने की कोशिश करेंगे, है ना। इसको बोला गया गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देखो होता क्या है, बच्चे ने रिफ्लेक्सेस खत्म किए, बच्चे के रिफ्लेक्सेस खत्म हुए, तो फिर क्या डेवलप हुआ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो अब पहले क्या होता था, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम में बच्चा काम अपनी मर्जी से नहीं करता था, होता था बच्चे के अंदर ऐसे रिफ्लेक्सेस थे, बट अब बच्चा बड़ा हो गया, रिफ्लेक्सेस तो खत्म हो गए, अब काम अपनी मर्जी से करता है, तो उसका एक उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग वो करता है। तो मुझे वो चीज चाहिए, घुटनों के बल चलकर जा रहा है, उसको पकड़ रहा है हाथ बढ़ा के, तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो बच्चे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर डेवलप करते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो जाते हैं। बट बच्चे कुछ और भी चीज करते हैं, बच्चे नकल उतार रहे होते हैं इसमें, मतलब वो देख रहे होते हैं सामने वाला क्या कर रहा है और वो भी वही कर रहे होते हैं। तो एक खिलौना है और आपने बच्चे से लिया और उसको कुछ करके दिखाया खिलौने को, और बच्चे ने देखा आपने क्या किया, और जब आप बच्चे के हाथ में वो खिलौना दोगे बच्चा वही करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि उस टाइम करे, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन बाद करे। तो बच्चे को आप देख रहे हो कि 2 दिन बाद भी वो खिलौने को उसी तरह से कर रहा है जैसे आपने किया था 2 दिन पहले। तो बच्चे याद रख लेते हैं चीजों को कि कैसा किया गया था, और इसको कहा गया डेफर्ड इमिटेशन। इसको कहा गया डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन, डेफर्ड मतलब उसी टाइम नकल नहीं उतारी बच्चे ने वही चीज इमिटेट की जो आपने की थी, बट कुछ दिन बाद। तो बच्चे ने याद रख लिया, हाँ, बच्चे ने याद रख लिया कि ऐसा करना था इस चीज के साथ और मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आपने उसको खिलौना लाके दिया है, उसमें चाबी डलती है, तो बच्चे को आपने दिखाया चाबी चला के, तो फिर तो उस टाइम खिलौना चल रहा है। फिर क्या हुआ, 3 दिन बाद उसकी चाबी खत्म हो गई, जो चाबी आपने दी थी। अब बच्चा देख रहा है खिलौना चल नहीं रहा, तो खिलौने को उठाकर पीछे जैसे आपने चाबी दी थी वैसे कर रहा है। यह है डेफर्ड इमिटेशन। आपको देखा था उसने ऐसा करते हुए, एग्जैक्टली वही वो कर रहा है, इसलिए है इमिटेशन। और डेफर्ड मतलब बाद में, उसी टाइम नहीं किया है, ये चीज उसने कब करी, बाद में। तो इसको कहा गया डेफर्ड इमिटेशन, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेफर्ड इमिटेशन। इससे हमें पता क्या चलता है, डेफर्ड इमिटेशन से हमें पता चलता है कि बच्चे की मेमोरी डेवलप हो रही है, अब बच्चा चीजों को याद रख पा रहा है। तो इसलिए डेफर्ड इमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है हमें मेमोरी के बारे में कि हाँ बच्चा चीजों को याद रख लेता है। आगे चलते हैं। अब इसी स्टेज में एक और चीज होती है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है 0 ईयर्स का, और लगभग जन्म से लेकर 1 साल तक ऐसा होता है कि बच्चे कोई खिलौने से खेल रहे हैं और उससे ना शोर हो रहा है मान लो, और आप चाहते हो कि खिलौने से ना खेले, कोई और खिलौने से खेले, तो आप जाते हो, 6 महीने का बच्चा है, उससे खिलौना छीनते हो, पीछे छुपा लेते हो पीठ पे, और उसको एक नया खिलौना पकड़ा देते हो जो कि आवाज नहीं कर रहा है।
बच्चा उस खिलौने से खेलना शुरू कर देता है। 6 महीने के आसपास तक आप ऐसा कर लोगे। बट जब बच्चे बड़े होते हैं, लाइक 1 साल के बाद बच्चा 14 महीने का हो गया, 15 महीने का हो गया, तब अगर आप ऐसा करते हो कि खिलौना छीना, छुपा लिया अपने पीठ के पीछे और उसको दूसरा खिलौना पकड़ा दिया, वो दूसरा खिलौना फेंक देते हैं और आपका हाथ जो अपनी तरफ खींचेंगे कि मेरे को वही खिलौना दो, मतलब बच्चे भूले नहीं है। देखिए मेमोरी डेवलप हो रही थी ना, तो अब इस मेमोरी का और क्या फायदा होता है, पहले छोटे बच्चे ना भूल जाते थे उसी टाइम, मतलब चीज आंखों के सामने से हटी तो वो भूल जाते थे कि वो चीज दुनिया में है और कोई और खिलौना दे तो खेलना शुरू कर देते थे। बट जब बड़े हो गए तो चीज जो आंखों से हटा ली गई वो उनके दिमाग में रह गई, उनको याद रह गया कि चीज ये थी, और इसलिए वो उसी चीज की जिद करते हैं, उसी चीज को मांगते हैं आपसे, उसी चीज को ढूंढते हैं। जैसे आपने मान लो पीछे नहीं छुपाया, आपने कहीं और छुपा दिया और आप चले गए वहां से, बच्चा ना ढूंढेगा कि कहां छुपाया, वो चादर उठा के देखेगा, वो सोफे के नीचे देखेगा, वो अलग अलग जगह ढूंढेगा। तो अब बच्चों की मेमोरी इस हद तक डेवलप हो गई कि उनको याद रही चीज कि मैं किस खिलौने से खेल रहा था, कैसे खेल रहा था, और अगर आप उसको छुपा लो तब भी वो ढूंढेंगे। और इसको कहा गया, इस एबिलिटी को डेवलप होने को कहा गया ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट का परमानेंट हो जाना दिमाग में। तो पहले क्या होता था छोटे बच्चों के लिए कि चीज आंखों के सामने है तो चीज दुनिया में है, चीज आंखों से हट गई तो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। बट जब थोड़े बड़े हो गए, 1 साल के बाद, 1 साल से पहले तो ऐसे ही होता है, 1 साल के बाद क्या हुआ, चीज आंखों के सामने है, दुनिया में है, चीज आंखों से हट गई फिर भी दिमाग में रही, तो आउट ऑफ साइट हो जाने पे भी दिमाग में रही, आउट ऑफ माइंड नहीं हुई। क्यों? ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो गया। अब बच्चों को पता है ऑब्जेक्ट परमानेंट है, तो अगर मेरे को दिख नहीं रहा है तब भी दुनिया में है, मतलब कहीं पे छुपा रखा है उसको, तो ढूंढेंगे बच्चे, अपने खिलौने को ढूंढेंगे। तो ये चीज होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। और ये भी क्या दिखा रहा है अगेन कि बच्चों की मेमोरी डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो पहले नहीं होता है ऐसा, मगर पहले 6 महीने में तो आप ऐसा कर सकते हो, खिलौना लो, छीन लो, दूसरा खिलौना पकड़ा दो, पहले वाले को छुपा दो, बच्चा कभी नहीं ढूंढेगा, कभी नहीं ढूंढेगा। बट अगर बच्चा ढूंढना शुरू कर दे खिलौने को तो समझ जाओ कि बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो रहा है या हो गया है। तो ये थी पहली स्टेज जो कि आपने देखी कि इसका नाम क्या है, उसका मीनिंग क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन खत्म हो जाते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर डेवलप हो जाता है उनकी जगह। फिर डेफर्ड इमिटेशन भी करते हैं बच्चे, उस चीज को याद रख लेते हैं कि आपने कैसा किया था और कुछ दिन बाद उसको रिपीट करते हैं। और ऑब्जेक्ट परमानेंस भी अब समझ में आ जाता है कि अगर चीज आंखों से हट भी गई तो भी दुनिया में तो है। तो ये थी पहली स्टेज। अब जब बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, 2 साल से आगे, तो पियाजे बताते हैं वो आते हैं दूसरी स्टेज पे। तो अब हम पढ़ते हैं दूसरी स्टेज और देखते हैं दूसरी स्टेज में क्या होता है। तो जो सेकंड स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि होती है 2 से लेके 7 साल तक। अकॉर्डिंग टू पियाजे ये होती है 2 से लेके 7 साल तक। आप देख सकते हो ये अर्ली चाइल्डहुड वाली स्टेज है जो कि आपने जनरल चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ी है। अब पहले इसके नाम का मतलब देखते हैं कि इसके नाम का क्या मतलब है। प्री का मतलब है पीछे, पूर्व, और ऑपरेशन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग। पियाजे ने ऑपरेशन वर्ड यूज किया लॉजिकल थिंकिंग के लिए, और प्री ऑपरेशन का मतलब है लॉजिकल थिंकिंग से पीछे होना। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग से पीछे होना। तो पियाजे बताता है इस स्टेज के बच्चे लॉजिकली नहीं सोच सकते। पियाजे बताता है वो ऑपरेशन से प्री है, पीछे है अभी, मतलब लॉजिकल थिंकिंग से पीछे है, तो वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। और फिर इसमें करेंगे क्या, फिर इसमें वो करेंगे इलॉजिकल थिंकिंग, मतलब वो लॉजिक तो देंगे बट वो लॉजिक गलत होगा। और इस तरह की थिंकिंग को कहा जाता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। इस तरह के मतलब थिंकिंग को, इस तरह के लॉजिक को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो क्या होती है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, बात करते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग पे। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या है कि मतलब बच्चा लॉजिक तो देगा बट वो लॉजिक जरूरी नहीं है कि मतलब एक्चुअली में सही भी हूं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे लॉजिक का, कैसे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का है, थिंकिंग का। मान लो बच्चे के पास एक गुब्बारा है और वो गुब्बारा जो है वो किसी नुकीली चीज से टकरा गया और टकराते ही वो फूट गया, और जैसे ही वो फूटा एक कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। अब बच्चा इनके पीछे लॉजिक क्या निकालेगा, गुब्बारा मेरा इसलिए फूटा क्योंकि कुत्ता भौंका, तो वो बोलेगा कि कुत्ते ने मेरा गुब्बारा फोड़ दिया, कुत्ते ने भौंका, कुत्ता भौंका और मेरा गुब्बारा इसलिए फूट गया। तो ये लॉजिक देगा। वो गुब्बारा कैसे फूटा उसको समझ तो आया नहीं कि भाई गुब्बारा अचानक से कैसे फूटा, तो वो क्या लॉजिक देगा, कुत्ते ने भौंका इसलिए मेरा गुब्बारा फूटा। ये है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, बच्चे लॉजिक दे रहे हैं हालांकि वो गलत है, बट बच्चे लॉजिक दे रहे हैं, तो अभी वो पीछे है ना, इसलिए सही लॉजिक तो नहीं होगा, लॉजिकल थिंकिंग से पीछे है। बट बच्चे लॉजिक देना शुरू कर चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट है,
और इसको हम बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो अब बच्चा कॉज एंड इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है, कॉज एंड इफेक्ट को। बच्चा देख रहा है गुब्बारा फूटा, ये है इफेक्ट, इसका कॉज क्या है, कुत्ता भौंका, गलत है बट वो दे पा रहा है, कॉज एंड इफेक्ट। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, स्टेज के एंड तक आते आते सही होने लग जाएंगे। तो जो कॉज एंड इफेक्ट बच्चे ने डेवलप किया है, अभी तो गलत है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है स्टार्टिंग में, बट एंड तक आते आते वो सही हो जाएंगे। तो जैसे वो देखेगा कि मम्मी या पापा कपड़े धोकर धूप में डाल देते हैं सूखने, तो मतलब धूप की वजह से कपड़े सूखते हैं, ये लॉजिक उसका सही है। तो शुरुआत में तो लॉजिक गलत होते हैं, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, बट आगे जैसे जैसे बच्चा जाता है ये लॉजिक सही होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि बच्चा लॉजिक दे रहा है, गलत है बट एंड तक आते आते सही हो गया ना, तो कॉज एंड इफेक्ट को समझ पा रहा है, कोई चीज क्यों हो रही है उसके पीछे रीजन को समझ पा रहा है। बट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स तो होती हैं भाई, लॉजिकल थिंकिंग तो है नहीं ना। तो किस तरह की इलॉजिकल थिंकिंग बच्चा और देता है वो देखते हैं वन बाय वन। तो एक चीज होती है एनिमिज्म, एनिमिज्म जीववाद। एनिमिज्म क्या होता है कि बच्चा जो है वो ये नहीं समझ पाता कि कुछ चीजें निर्जीव हैं और कुछ चीजें सजीव हैं। बच्चे को लगता है भाई सारी चीजें सजीव हैं, सब में जान है, सब में जीवन है, और इसलिए बच्चा ऐसा बिहेवियर करता है। जैसे आपने देखा होगा बच्चे अपने गुड्डे गुड़िया को खाना खिलाते हैं, है ना, उनको कपड़े पहनाते हैं, उनको नहलाते हैं, अपने साथ सुलाएंगे और रजाई देंगे कि इनको ठंड लग रही होगी। तो बच्चे ये नहीं समझ पा रहे कि वो निर्जीव है, उनको ठंड नहीं लगती है, उनको भूख नहीं लगती है, बट बच्चे तो ऐसा कर रहे हैं। फिर बच्चे ने देखा है कि भाई लोग ना अपने कुत्ते को घुमाने लेके जाते हैं, उसके गले में पट्टा होता है, तो बच्चे के पास एक प्लास्टिक का कुत्ता है, प्लास्टिक के खिलौने वाला कुत्ता, वो क्या करता है उसके गले में रस्सी बांधेगा और उसको घुमा रहा होगा, बोलेगा मैं अपना कुत्ता घुमा रहा हूं। तो उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो कुत्ता जो उसके पास है वो नकली है और लोगों के पास असली कुत्ते हैं। तो ये चीज है एनिमिज्म, ये आपको बहुत कॉमन दिखेगा ही दिखेगा। और एनिमिज्म के साथ फिर बच्चे अपना थोड़ा सा मतलब कॉज एंड इफेक्ट भी लगा देते हैं। बच्चा कहीं चल के जा रहा है, घर में ही घूम रहा है, मान लो इस एज का बच्चा 2 साल का 2.5 साल का चल रहा है, चलते चलते उसका पैर टकरा गया टेबल से, लग गया उसको, जोर से लग गया, रोना शुरू कर दिया। अब बोलेगा मेरे को टेबल ने मारा, बच्चा बोलेगा मेरे को टेबल ने मारा। बच्चे को क्या लग रहा है टेबल एक सजीव चीज है, और जब तक आप टेबल को ना मारो, जैसे कि पेरेंट्स करते हैं ना, ले हमने इसको मार दिया, तो जब तक आप टेबल को ना मारो बच्चा चुप नहीं होता है। बच्चे को क्या लग रहा है इसने मेरे को मारा, मैं इसको मारूंगा। तो ये जो थिंकिंग है कि मेरे को टेबल ने मारा क्योंकि वो सजीव चीज है, ये एनिमिज्म है। तो बच्चे एनिमिस्टिक थिंकिंग शो करते हैं, और जब भी किसी निर्जीव चीज को सजीव मानकर उसके साथ सजीव जैसा व्यवहार किया जाए तो हम उसको बोलते हैं एनिमिज्म, और बच्चे ये शो करते हैं, सेकंड स्टेज के बच्चे ये शो करते हैं। आगे चलते हैं और क्या क्या कमी है बच्चों के थिंकिंग में। एक चीज है जिसको बोलते हैं इररिवर्सिबिलिटी। इररिवर्सिबिलिटी, ये क्या होता है इररिवर्सिबिलिटी? इररिवर्सिबिलिटी वो चीज है जहां पर बच्चा एक चीज जो जानता है ठीक उसका ना उल्टा नहीं सोच पाता। ऐसा देखा गया, पियाजे ने अपने रिसर्च में देखा कि बच्चे ऐसा करते हैं, और पियाजे ने ये जो रिसर्च करी है, ये जो थ्योरी उसने डेवलप करी, कैसे करी, पियाजे के खुद के 3 बच्चे थे, उनके साथ रिसर्च कर करके उन्होंने मतलब साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट करके डेवलप करी। और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री जैसे डेंजरस नहीं होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आंसर या कोई टास्क देने जैसा होता है। तो इररिवर्सिबिलिटी का जो पियाजे ने किया था एक्सपेरिमेंट में, वही आपको बताता हूं। पियाजे का सबसे छोटा बेटा है और वो स्कूल बस से स्कूल जाता है, तो ये है उनका स्कूल और ये है घर, ठीक है। रास्ता जो है कुछ इस तरह से है। तो अब बच्चा जो है घर से ना स्कूल जाता है स्कूल बस से। पियाजे क्या करता है, पियाजे एक दिन इस बच्चे को ना लेट करा देता, तैयार होने में हो गया लेट। अब जब लेट हो गया तो बस छूट गई। अब जब बस छूट गई, पियाजे क्या करता है, इसको घर से पैदल पैदल स्कूल लेके जाता है। तो बच्चा पैदल पैदल स्कूल गया और स्कूल पहुंच गया, तो बच्चा स्कूल पहुंच गया। अब पियाजे से बोलता है तुम स्कूल पहुंच गए तो तुम्हें रास्ता पता चल गया, है ना, तो तुम क्या करना, स्कूल से वापस घर पैदल ही आ जाना, तुम्हें रास्ता तो पता ही। बच्चा बोलता है मुझे घर से स्कूल आने का रास्ता पता है, मुझे स्कूल से घर आने का रास्ता नहीं पता है। तो यहाँ पे पियाजे को बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा कैसे भाई, रास्ता तो सेम ही है। बट बच्चों की थिंकिंग में ऐसा होता है, जो चीज उनको पता भी है ठीक उसका उल्टा नहीं सोच पाते। तो इसको बोला गया इररिवर्सिबिलिटी। एक लॉजिक जो बच्चों को पता है कि यहां से यहां जाने का ये रास्ता है, घर से स्कूल, तो स्कूल से घर आने का वापस उल्टा रास्ता है, उसी रास्ते वापस जाना है, बच्चा ये नहीं समझ पाएगा। इसको बोला गया इररिवर्सिबिलिटी, और ये पियाजे का खुद का एक्सपेरिमेंट था। अब ये है एक रियल प्रॉब्लम, जो कि ये सारे में प्रॉब्लम्स ही हैं, मतलब स्टेज में हम देख रहे हैं प्रॉब्लम्स ही, जो कि अगली स्टेज तक जाते जाते खत्म होने लगेगी। तो एनिमिज्म खत्म होगा, इररिवर्सिबिलिटी खत्म होगी। और ऐसी एक प्रॉब्लम है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रिता या आत्म केंद्रिता। ये क्या होता है, इसको लेकर बड़ी गलतफहमी है लोगों को। इसको लेकर क्या गलतफहमी है
ईगो सेंट्रिज्म का लोग मतलब समझते हैं कि बच्चा मानता है कि मैं सही हूं बाकी सब गलत है। ऐसा नहीं है। ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है बच्चा मानता है जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ही सब सोचते होंगे। तो वो ये नहीं मानता कि बाकी सब गलत सोचते हैं, वो ये मानता है कि बाकी सब मेरे जैसा ही सोचते हैं, अलग नहीं सोचते, सबकी थिंकिंग सेम है। उसको बोला गया ईगो सेंट्रिज्म। और वो सबकी थिंकिंग कैसी है? जैसे मेरी है। तो बच्चे को अगर कोई चीज पसंद है, लाइक बच्चे को कोई कार्टून पसंद है, मान लो टॉम एंड जेरी देखना पसंद है, तो बच्चा क्या मानेगा कि सबको टॉम एंड जेरी देखना पसंद होता होगा। बच्चे को अगर आइसक्रीम का कोई फ्लेवर पसंद है तो बच्चे को लगता होगा सबको आइसक्रीम का ये वाला फ्लेवर ही पसंद होता होगा। और बच्चे को अगर कोई ना पसंद है, मान लो बच्चे को चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं है, तो बच्चे को क्या लगेगा कि सबको चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं होगा। इसी तरह से बच्चे को किसी चीज से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, तो उसको लगेगा सब लोगों को कुत्ते से डर लगता होगा। इस थिंकिंग को बोला गया ईगो सेंट्रिक थिंकिंग या ईगो सेंट्रिज्म। बच्चे का ये मानना कि जैसा मैं सोच रहा हूं सब लोग वैसा ही सोचते होंगे, मतलब दूसरों की राय अलग नहीं है, दूसरों की सोच अलग नहीं है, दूसरों का दृष्टिकोण अलग नहीं है, ऐसा मानना, उसको बोला गया ईगो सेंट्रिज्म। तो ये भी है प्रॉब्लम। और जब इस स्टेज के एंड तक जाएंगे तो ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मतलब बच्चों को अब लगने लगेगा कि दूसरों की थिंकिंग अलग हो सकती है और वो समझने लगेंगे उस अलग थिंकिंग को। तो ये भी खत्म होगा एंड तक आते आते और अगली स्टेज तक जाते जाते। फिर एक और प्रॉब्लम जिसको कहा गया सेंट्रेशन। सेंट्रेशन और इसके साथ ही मिलता जुलता कुछ है लैक ऑफ कंजर्वेशन। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं लैक ऑफ कंजर्वेशन सेंट्रेशन क्या होता है। आपने शायद ऐसा किया नहीं किया तो करके देखना। एक 3 साल का बच्चा लेना, उसको चॉकलेट्स के 2 ऑप्शन देना। एक में क्या करना है, पूरी चॉकलेट रखना, और एक में क्या करना, उसी चॉकलेट को जो पूरी थी उसी को 2 टुकड़ों में आधा आधा करके या 3 टुकड़ों में तोड़ के रख देना। तो एक तरफ रख दिए टुकड़े और एक तरफ एक पूरी चॉकलेट। बच्चा देखेगा इनमें से कौन सी ज्यादा है, वो उठाएगा टुकड़ों वाली। आप देखना ऐसा करेगा। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि टुकड़े कम है, मान लो एक चॉकलेट जो है उसमें 12 टुकड़े थे और आपने वहां पे 11 रखे हैं, बट बच्चा देखेगा ये बहुत सारी हैं, इनको उठाएगा और वो पूरी चॉकलेट छोड़ देगा। ये है लैक ऑफ कंजर्वेशन। लैक ऑफ कंजर्वेशन क्या है? कम और ज्यादा की गलती करना। बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, आप सबने देखा होगा। आप बच्चों के साथ ऐसा कर भी सकते हो, लोग करते हैं, पेरेंट्स चालाकी करते हैं। एक बच्चा, उसके पास ना 10-10 रुपए के 2 सिक्के हैं, मान लो 10-10 रुपए के 2 सिक्के हैं। पेरेंट्स उसको बोलते हैं तेरे पास बस 2 सिक्के हैं, तू ऐसा कर मेरे से 5 सिक्के ले, तू ये 2 सिक्के मेरे को दे दे। पेरेंट्स उसको 2-2 रुपए के 5 सिक्के दे देंगे और 2 सिक्के ले लेंगे। और बहुत सारे केस में बच्चा एक्सचेंज कर लेता है। कौन बच्चा एक्सचेंज कर लेता है? लैक ऑफ कंजर्वेशन वाला बच्चा। तो बच्चा कंफ्यूज है कि कम पैसे ज्यादा पैसे कौन से। तो बच्चे को लग रहा है मेरे पास 2 सिक्के थे, पेरेंट्स ने मेरे को 5 सिक्के दे दिए, लो आप 2 ले लो, 5 मेरे को दे दो। तो इस तरह से बच्चा करता है। यह है लैक ऑफ कंजर्वेशन, कम और ज्यादा की गलती करना। बट बच्चा ऐसा क्यों करता है? उसका रीजन है सेंट्रेशन। देखो बच्चा ऐसा क्यों करता है, इसका रीजन सेंट्रेशन। और इसको समझने के लिए वो एक्सपेरिमेंट लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो कि आप लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा होगा। क्या होता है, पियाजे ने किया था एक्सपेरिमेंट। उसने लिए 2 ग्लास, बिल्कुल एक जैसे 2 ग्लास पियाजे ने लिए और दोनों में भर दिया पानी। तो पियाजे ने लिए हैं 2 ग्लास और एक जैसे ग्लास है, दोनों में पानी भर दिया। पियाजे एक और ग्लास लेके आता है जो कि ऊंचा ज्यादा है और चौड़ा कम है, और एक ग्लास का पानी इसमें पलट देता है। पानी ऊपर तक आया, बच्चे के सामने किया, 2 ग्लास लिए, दोनों में पानी लिया, बराबर पानी लिया। बच्चे से पूछा किसमें ज्यादा है, बच्चे ने बोला दोनों में बराबर है। फिर एक ग्लास का पानी इसमें पलट दिया। अब पूछा, ये ग्लास तो पिक्चर से हट गया है, पूछा इसमें ज्यादा इसमें ज्यादा है, बच्चा बोलता है इसमें ज्यादा है। बच्चे से पूछा बेटा इसमें ज्यादा कैसे आया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि पहले तो बराबर था ना, वही तो पलटा है, तो पलटने में ज्यादा कैसे हो गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसको कहा गया लैक ऑफ कंजर्वेशन, जब बच्चे कम और ज्यादा की गलती करते हैं और उसको बता नहीं पाते ऐसा क्यों है। बट बच्चे से पूछा गया अच्छा ये तो बताओ कि भाई इसमें आप बोल रहे हो ज्यादा पानी है, ज्यादा क्यों है? बच्चा कह रहा है इसमें पानी की ना हाइट ज्यादा है और इसमें पानी की हाइट कम है। तो बच्चा देख रहा है कि हाइट इसमें कम है, हाइट इसमें ज्यादा है, बट बच्चे ने ये फैक्ट इग्नोर कर दिया कि इसमें चौड़ाई कम है और इसमें चौड़ाई ज्यादा है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे पहलू होते हैं, और बच्चा सारे पहलुओं को नहीं देख रहा है। बच्चा अपना सारा ध्यान एक ही पहलू पे केंद्रित कर रहा है और वो है हाइट की, इसकी हाइट ज्यादा है पानी की। तो जब बच्चा सबको इग्नोर करके सिर्फ एक पहलू, एक दृष्टिकोण पर सारा ध्यान केंद्रित करे, उसको कहा गया सेंट्रेशन। फोकसिंग ऑन ओनली वन एस्पेक्ट, इग्नोरिंग ऑल अदर एस्पेक्ट। सबको इग्नोर कर दो, बस एक पे सारा ध्यान केंद्रित कर दो, इसी वजह से गलती होगी। तो चॉकलेट के केस में भी तो यही हुआ था ना, उसने देखा ये एक चॉकलेट और वो इतनी सारी चॉकलेट है, ये मेरे पास 2 सिक्के और वो मेरे को 5 दे रहे हैं। उसने ये देखा, तो वो एक चीज को तो देख रहे हैं कि नंबर ज्यादा है, बट ये नहीं देख रहे वैल्यू कम है। ठीक है, तो कम और ज्यादा की गलती करने को बोलते हैं लैक ऑफ कंजर्वेशन। क्यों करते हैं बच्चे कम और ज्यादा की गलती? क्योंकि वो सारा ध्यान एक जगह
केंद्रित कर लेते हैं और उसको कहा गया सेंट्रेशन। ठीक है, अब जो स्टेज है इसके अंदर दो स्टेजेस हैं, सब स्टेजेस कहते हैं उनको। एक को कहते हैं सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, जो होती है 2 से लेकर लगभग 4 साल तक सिंबॉलिक फंक्शन, और उसके बाद होती है इंट्यूटिव थॉट, इंट्यूटिव थॉट जो होती है 4 से लेकर 7 साल तक। अब ये सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज और इंट्यूटिव थॉट का मतलब क्या, देखिए सिंबॉलिक फंक्शन का मतलब होता है बच्चा चीजों को सिंबल से रिप्रेजेंट करने लग जाता है। आपने देखा होगा एक बच्चा है वो अपने मम्मी पापा की ना ड्राइंग बना रहा है, तो मम्मी जैसी दिखने वाली मम्मी नहीं है, मतलब ड्राइंग में तो कुछ भी बना दिया, आड़ी तिरछी लाइन कुछ भी, कि ये मम्मी है, ये पापा खड़े हैं, ये मैं खड़ा हूं। तो जो ड्राइंग बनाते हैं वो जो कि बहुत अच्छी नहीं होती, नीट नहीं होती, बट वो जो हाथ से कोशिश करते हैं उसको कहा कि सिंबॉलिक फंक्शन। मतलब क्या है इसका, बच्चा अब इतना बड़ा हो गया है कि वो लोगों को, ऑब्जेक्ट्स को सिंबल से रिप्रेजेंट करने लग गया है। तो यहां पे हम बच्चे को सिखा पाएंगे कि बेटा 2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, जो हम एप्पल है उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, एप्पल को इस तरह से। तो बच्चे को अब सिंबल्स का यूज करके आप सिखा सकते हो। तो ये होता है 2 से लेकर 4 साल तक में डेवलप हो जाता है सब बच्चों में। तो हर बच्चा अब चीजों को सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकता है, मछली को बना सकता है, टॉफी को बना सकता है, चेयर को बना सकता है, टेबल को बना सकता है, कुछ भी ड्राइंग बना सकता है। तो वो सिंबल से रिप्रेजेंट करना सीख गया है। फिर जब थोड़ा और बड़ा होता है तो आता है इंट्यूटिव थॉट। आपने देखा होगा इस एज के बच्चे 2 से लेकर 7 साल तक के बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, पापा ऐसा क्यों हो रहा है, मम्मी ऐसा क्यों हो रहा है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते रहते हैं और उनको आंसर मिलते रहते हैं कहीं ना कहीं से सुन सुन के। अब बच्चे ये भूल जाते हैं कि उनको आंसर बताया किसने था। होता क्या है कि बच्चे सब कुछ याद नहीं रख पाते, तो उनको ये तो पता है कि मेरे को ये चीज पता है, बट वो ये भूल जाते हैं कि मेरे को ये पता कैसे चली। तो बच्चे बहुत श्योर होते हैं कि मेरे को ये पता है, बट वो ये भूल जाते हैं कि उनको ये बताया किसने था। तो इसको कहा गया इंट्यूटिव थॉट। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि ये हमारी इंट्यूशन है, हमें बस पता है, कहां से पता चला नहीं पता, मतलब टीवी में देख के पता चला कुछ। बच्चे भूल जाएंगे कि हमने टीवी में देखा था, मतलब उनको याद तो रहेगा कि हम टीवी देखते हैं, बट ये भूल जाते हैं, उनको लगता है कि हमें पता है बस। तो उनको पता रहती है चीजें, बट उसका सोर्स नहीं याद रहता, और उसको कहा गया इंट्यूटिव थॉट्स। तो बच्चे बड़े श्योर रहते हैं कि मेरे को ये चीज पता है। पेरेंट्स पूछते हैं अच्छा तुम्हें कैसे पता चला, वो नहीं याद कैसे पता चला, तो उसको कहा गया इंट्यूटिव थॉट्स। तो ये इसी स्टेज की सब स्टेजेस हैं, इस पे भी मतलब पूछा जा सकता है कि ये सब स्टेज कौन सी स्टेज की होती है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो ये थी पहली स्टेज जो कि बहुत छोटी सी है, सिर्फ 2 साल तक, इसलिए उसमें ज्यादा चीजें नहीं है, फिर भी बहुत चीजें हैं उसमें, नाम का मतलब और 4 चीजें जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर ये वाली दूसरी स्टेज में देखो कितनी सारी चीजें आ गई, नाम का मतलब तो है और उसके बाद इतनी सारी चीजें। तो यहाँ पे खत्म होती है पहली और दूसरी स्टेज।